हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो होता है फ्रॉम 8 टू 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हां, यहां पर आपको कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या किसी भी वीडियो देखने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री, मतलब 100% फ्री। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग 2-3 वीडियो देख लो उसके बाद कुछ पेमेंट करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। जी हां, आप जितने भी वीडियो देखो, कोई भी सब्जेक्ट देखो, यहां पर आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से हमारा अध्याय 8, जिसका नाम है राशियों की तुलना। और आज करने जा रहे हैं इसका एक परिचय। जी हां, इस परिचय के अंदर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम लोग अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो कहीं मत जाइए, परिचय जरूर देखिए और आते हैं अपने परिचय में। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यहां पर हमने लिए हैं। सबसे पहला यहां पर अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण। देखिए अनुपात और प्रतिशत क्या होता है। देखिए कोई भी चीज को अनुपात में कैसे बताते हैं। अनुपात का मतलब यह होता है, जैसे हम लोग पहले बात करते हैं अनुपात के बारे में, तो अनुपात क्या होता है भाई। अनुपात का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए ये लिखा है 5/4, तो ये क्या है, ये बटे में लिखा है, तो अनुपात में कैसे लिखेंगे भाई। ये हो गया अनुपात में लिखना। आया समझ में। तो अनुपात ऐसे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर कोई भी चीज दिखी रहती है, जैसे मान के चलिए आपका एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं वो आए कितने, 365, ठीक है। और आपके टोटल सब्जेक्ट के कुल मार्क्स कितने थे, मान के चलिए वो 600 है, तो ये अनुपात हो गया, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया, बटे में हो गया। अब इसका प्रतिशत निकालना, तो इसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर जो भी नंबर आएगा या जो भी आंसर आएगा वो कैसे निकालते हैं, उससे हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं। हमें कैसे पता पड़ता है कि हमारे 98% आए या हमारा 85% आया कि हमारा 93% आया। उसका मतलब यह होता है कि हमारे जो भी टोटल नंबर रहते हैं और हम कितने मार्क्स लाएं, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग वही पहले बटे में लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो यहां पर यह अनुपात ही बताता है 365/600। ये एक तरह से अनुपात ही बता रहा है, जिसको हमने ऐसे लिखा और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको क्या कर दिया, हमने 100 से गुणा कर दिया। तो यहां पर अनुपात एवं जो प्रतिशत का जो स्मरण है वो यहां पर ये बताता है, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे लगता है आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी चीज अगर आपको ऐसे दी हो, कैसे, जैसे 3:5, तो ये अनुपात में दी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, 3/5, और अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर अनुपात और प्रतिशत हमारा एक टॉपिक बहुत अच्छे से यहां पर हमने समझा। अगला क्या दिया है, वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास प्रतिशत ज्ञात करना। अब जैसे मान के चलिए आप वृद्धि प्रतिशत क्या होता है। अब भाई वृद्धि प्रतिशत का मतलब यह होता है कि भाई मान के चलिए वृद्धि प्रतिशत और ह्रास मतलब कमी प्रतिशत। अब ये क्या होता है, देखिए इसके फॉर्मूले अभी हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन ये होता क्या है मैं इसको समझाता हूं। वृद्धि प्रतिशत का मतलब ये होता है, आप मान के चलिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप जॉब करने में आपकी जो सैलरी है वो मान के चलिए 10,000 है। आपकी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपीज है। अब आपने काम अच्छा किया, आपने बढ़िया काम किया और आपसे बोला गया कि भैया इस महीने हम आपको 5% आपकी सैलरी में वृद्धि करेंगे। अब 5% वृद्धि करना मतलब कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो सैलरी है ना, मतलब उसमें 5% की वृद्धि कर देंगे। तो ये तो प्रतिशत में वृद्धि हुआ, लेकिन हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये वृद्धि कितने की हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें 5% हम लोग, ये 5% की वृद्धि का मतलब ये हो जाता है इसका 5%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि यहां पर ये लिखा हुआ है आपकी 10,000 सैलरी है और उसमें 5 × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गया तो कितना हो गया, 500। कितना हो गया, 500। तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई, 500 रुपए बढ़ गई। तो अब आपकी जो सैलरी जो बढ़ के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10,500। कितनी हो जाएगी, 10,500, है ना। ये हो गया। अब मान के चलिए ये तो प्रतिशत में वृद्धि हुई। वृद्धि कैसे हुई, क्योंकि हमने 5% बढ़ा दिया, मतलब इसमें 500 रुपए हमने बढ़ा दिए, तो ये हो गया कितना, 5% हो गया। अब मान के चलिए बहुत सी जगह पे ऐसा होता है जहां पर आपको सैलरी कट जाती है। मतलब मान के चलिए कि अगर आप लोग, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपकी सैलरी फिर से वही है ना, आपकी सैलरी फिर से 10,000 रुपए मान के चलिए, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि आपके ऑफिस के कुछ नियम है, अगर आपने
3 दिन छुट्टी कर ली तो आपकी सैलरी 2% काट दी जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2% आपकी सैलरी को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। तो 2% का मतलब क्या हो जाएगा? तो 2% का मतलब, अभी तो हमने प्रतिशत में लाभ देखा था, मतलब प्रतिशत हमने क्या देखा था? वृद्धि प्रतिशत देखा था। अब हम देखेंगे हास प्रतिशत। हास प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अब यहां पर क्या हो गया? आपका कमी आ गई। अब कमी कितना हो जाएगा भाई? देखे तो हमारी सैलरी अब कितनी कट के आएगी, तो भैया हम देख लेते हैं। तो हमारी सैलरी यहां पे आ जाएगी 200 रुपए कट के, मतलब 10,000 में 200 रुपए कम आ जाएंगे। तो यहां पर हमारा जो सैलरी है वो हमारी कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया? हमने क्या देखा? हमारी जब हमने 10,000 में से 200 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारी जो सैलरी निकल के आएगी वो हमारी कट के आएगी। मतलब ये क्या हो गया? हमारा प्रतिशत में हानि हो गया। मतलब ये क्या हो गई? हमारी प्रतिशत में हानि हो गई। हमने प्रतिशत में हानि में बताया, हमने प्रतिशत को लाभ में भी बताया। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। हाँ, यहां पर एक चीज और होती है, यहां पर एक चीज और होती है कि जैसे वृद्धि प्रतिशत और ह्रास प्रतिशत को यहां पर दूसरी चीजों से भी बताया जा सकता है, जो हम आपको आगे बताएंगे अभी। अब आता है बट्टा ज्ञात करना। अब देखिए ये बट्टा क्या होता है ना? अब ये बट्टे का मतलब क्या होता है? अब ये जो चीज है वो बहुत मतलब आपके सामने आई थी है और आप इसको रेगुलर देखते हैं। जी हाँ, आप इसको जब भी शॉपिंग करने जाते हैं या अभी कोई त्योहार आते हैं तो आप लोग ऑफर देखते हैं। ऑफर का मतलब क्या होता है भाई? मान के चलिए आप लोग कहीं भी आप जब जाएंगे तो आप लोग कुछ खरीदने जाते हैं, ज्यादातर मॉल्स में आपको बहुत सारे से ऑफर देखने को मिलते हैं। तो वहां पर क्या होता है? किसी वस्तु का अंकित प्राइस होता है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां पर हम ज्ञात कर रहे हैं क्या? बट्टा, है ना? हम ज्ञात कर रहे हैं बट्टा। तो बट्टा के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। बट्टा के लिए मैं आपको बताऊं तो यहां पर हम निकाल रहे हैं बट्टा, है ना? बट्टा क्या होता है? बट्टे का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो एक तरह से होता है छूट। क्या होता है? एक तरह से छूट। अब क्या होता है? मान के चलिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और शॉपिंग मॉल में आपको यहां पर कुछ ऐसा लिखा रहता होगा, अरे भाई कि आप जब भी जाएंगे यहां पर शॉपिंग करने तो आपको कुछ ऐसा रहता होगा, ये कुछ इस तरह से ये बना रहता है। और यहां पे बना रहने के बाद यहां पर आप लोगों को दिखता होगा कि भाई ये जो है ये इस तरह का एक सर्कल बना दिखा होता होगा, या फिर आपको इस तरह से यहां पर ये बना हुआ दिख रहा होगा और यहां पे लिखा रहता होगा क्या? यहां पे लिखा रहता होगा भाई 100% या 25% ऑफ। क्या लिखा रहता है भाई? 25% की छूट, ऐसा भी लिखा रहता है ना, 25% की छूट। इसका मतलब क्या होता है भाई? छूट का मतलब, अब भाई यहां पर हम लोगों को बट्टा तो कोई लिखता नहीं है देखो ज्यादातर। अब वो होता क्या है? मान के चलिए कि आप लोग कहीं गए, है ना? आप लोग कहीं गए और आपने देखा कि भाई मुझे ये जींस बहुत अच्छी सी पसंद आ रही है, मतलब ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है जींस। अब आप लोग जैसे जींस पसंद किया तो आपका उस पर ये जो है आपका जो भी कपड़ा आपने खरीदा वो मान के चलिए वो कितने की है? मान के चलिए 1500 रुपए की है ना? अब 1500 रुपए की आपने जींस खरीदी है, लेकिन ये जींस का क्या है? अंकित मूल्य है। ये क्या है? अंकित मूल्य। ये क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? जो उसके ऊपर लिखा रहता है। आपने देखा होगा कि हम लोग कभी भी शॉपिंग करते हैं तो कोई भी कपड़ा खरीदते हैं या कोई भी कुछ चीज खरीदते हैं तो एक टैग होता है, एक पीछे एक प्राइस टैग लगा होता है, उस प्राइस टैग के पीछे उसका प्राइस लिखा रहता है। तो हम कहते हैं अरे भैया ये इतने की है, तो बोलेंगे अरे आप चिंता क्यों करते हो, इस पे हम लोग कुछ परसेंट लेस करेंगे। मतलब उस प्राइस पे उसका कुछ लेस करना, फिर हमको वो कितने में दे रहा है, उसके बाद वो चीज होती है अंकित मूल्य और वो होता है विक्रय। तो यहां पर अंकित मूल्य और विक्रय के बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो कहलाती है छूट। निकल छूट मतलब यहां पर अंकित मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। मान के चलिए अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए और आपका विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए। तो कितने रुपए की छूट मिली आपको? 300 रुपए की, है ना? 300 रुपए की छूट मिल गई। मतलब जो चीज हम खरीदते हैं, है ना, वैसे ज्यादातर हम इंडियन से हमें पता है क्या होता है, हम लोग कहीं जाते हैं बार्गेनिंग तो जरूर करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे काहे में नेचर में है बार्गेनिंग करना, क्योंकि उसके बिना हमारा काम चलता नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, अरे भैया इतने में दोगे क्या? इतने में दो तो चलो। वो तो क्या है, सब्जियों पे ज्यादातर जो ठेले वाले आते हैं उनके ऊपर सब्जियों के प्राइस टैग नहीं होते हैं, नहीं तो
अगर हम लोग उनसे बार्गेनिंग कराएंगे तो वो लोग का भी क्या होगा, वो वैसे प्राइस टैग तो नहीं होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, भैया ये इतने रुपए किलो है, चलो ठीक है इतना दे दो। उसके बाद अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, हम लोग बड़ी से बड़ी चीज खरीदने जाते हैं, तो उसका एक प्राइस होता है ना, एक प्राइस होता है जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के बाद वो चीज घटकर वो दुकानदार आपको कितने में देगा, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, छूट होता है। और ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, उसका परसेंट भी निकालते हैं कि कितने प्रतिशत छूट। अब मान के चलिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आप बट्टे के अंदर प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए 15 पे 1500 रुपए पे कितने की छूट मिल रही थी, 25% छूट मिल रही थी, तो 25/100, तो हमने इससे कैंसिल कर दिया। अब हम इसको दोनों गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 1500 से माइनस कर देंगे, तो यहां पर उसका क्या निकल जाएगा, वो 25% को ये वस्तु हमको उतने में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप लोग चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने लाइव एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं। भाई मार्केट जाइए, मार्केट जाने के बाद कितनी सारी चीजें होती हैं, आप मॉल्स जाते हैं, वहां पर आप लोग देखते हैं कि एक प्राइस टैग लगा होता है, उससे डिस्काउंट करके वो लोग आपको कुछ चीज देते हैं, तो वो होता है उसका क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस आता है वही हमारे क्या होता है, छूट होती है। आया समझ में, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में भी आएगा और आपको ये चीज बहुत अच्छे से बार बार आपकी लाइफ में ये बताएगी भी कि हाँ भाई यहां पर हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, खरीदी और बिक्री से संबंधित मूल्य, हानि, लाभ और हानि। अब देखिए क्या होता है, हम लोग अपनी दैनिक जीवन में हम लोग कोई भी चीज खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। भाई अगर कोई चीज पुरानी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं। पुरानी, कोई लोग पुरानी खरीदता है, कोई चीज नहीं खरीदता है। आजकल तो बहुत सारे ऐप भी ऐसे आ गए जो हम लोग पुरानी चीज को खरीद भी सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। हमने कोई गाड़ी ली, बहुत टाइम पुरानी हो गई, अब हमने क्या करते हैं, अब हम उसको बेच देते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट देके जाती है, मतलब लाभ देकर जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हानि देकर जाती है ना। तो जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन पे हमें हानि मिलती है ना, जिसको आप जितने में खरीदोगे पर उतने में कभी बेच नहीं पाओगे। लाइक आपकी क्या हो गई, आपकी कार हो गई, आपकी बाइक हो गई, कोई भी चीज, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जितने में आप खरीदते हो ना उतने में आप उसको बेच नहीं पाते हो। क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है, कम होती है। तो यहां पर जो हानि का मतलब यह है कि आपको जितने में खरीदा था आपने उससे में उतना बेचा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हानि होगी। और लाभ ज्यादातर किन चीजों में होता है, भाई आपने जितने में ली है ना, मान के चलिए कि आपने एक सेकेंड हैंड कार ली, ठीक है ना, मैं नई कार की बात नहीं कर रहा हूं, आपने एक सेकेंड हैंड कार ली, आपने उसको मान के चलिए 2 लाख रुपए में खरीदा, आपने उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा के बढ़िया मस्त टीप टॉप कराकर आपने उसमें 30,000 रुपए और लगा दिए। अब वो कार कितनी हो गई, 2,30,000 की हो गई। लेकिन आपने वही कार मार्केट में कितने की बेच दी, 3 लाख में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहां से प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है, ठीक है ना। तो यहां पर अब ये हो गया प्रॉफिट। लॉस क्या हुआ, आपने वो कार में 2 लाख में खरीदी, आपने 30,000 का काम कराया, पर आपने बेच कितने दी, आपने 1.5 लाख में उसको बेच दी, आपने 1,80 में बेच दी, तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग अपने लाभ और हानि के इसमें रखते हैं। मतलब बहुत सारे हम लोग, अगर आप लोग देख सकते हो तो हमारे पास ऐप होते हैं, उसके अंदर हम अपने चीज़ों को बेचते हैं और उससे बहुत चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारी चीज़ इतने में निकल जाए, वो लाभ देके निकल जाए या मतलब हानि देके निकल जाए या लाभ लेके निकल जाए। ये डिपेंड करता है कि हमको कोई भी चीज़ बेचने पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो यहाँ पर लाभ और हानि के लिए हम लोग अपने सूत्र देखेंगे कि यहाँ पर लाभ और हानि के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या सूत्र होते हैं। चलिए, अब आता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। देखिए ये जो है, ये दोनों टॉपिक जो हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो चीज हम खरीदते हैं, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जो चीज हम खरीदते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जो चीज हम बेचते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होता है। देखिए, एक होता है हानि, जैसे मान के चलिए कि मुझे 10,000 की हानि हुई, लेकिन एक बोलता है कि मुझे इतनी प्रतिशत हानि हुई।
तो दोनों में फर्क है ना। मतलब क्या होता है, एक जैसे मान के चलिए कि मैंने एक स्कूटर खरीदा, वो मैंने 20,000 रुपए का लिया, मैंने उसको 15,000 रुपए में बेच दिया, मुझे कितने की हानि हुई, 5,000 की। लेकिन वो हानि आपकी प्रतिशत में क्या थी, क्या यह आपको पता है? तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। आपने स्कूटर लिया 20,000 का, आपने उसको 25 में बेच दिया, आपको कितने की प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो क्या परसेंट में हुआ, तो यहां पर हम उस लाभ और हानि के हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। तो यहां पर लाभ और हानि का मेरा कहने का मतलब ये था। आया समझ में? अब आता है बिक्री कर, टैक्स या वेट। मान के चलिए कि हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये जितने भी हम लोग टॉपिक यहां पे कवर कर रहे हैं ना, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इनका यूज है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीजें हम दिन रात अपनी चीजों पर देखते रहते हैं। आया समझ में? ये प्रॉफिट लॉस, शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस होता है, उसके बाद छोटी छोटी चीजों में प्रॉफिट लॉस होता है। हम लोग बहुत सी चीजें खरीदते रहते हैं, बहुत सी चीजें बेचते रहते हैं, और बस ये पता नहीं, ये ध्यान ये नहीं करते हैं कि उस पर कितना परसेंट हमको हानि हुई। तो आया समझ में? तो यहां पर जो अब मैं बात कर रहा हूं बिक्री कर, वेट और टैक्स की। देखिए, कोई भी चीज कंपनी से चलकर हमारे पास तक आती है, तो उसके बीच में हमारे और उसके दरमियान बहुत सारी चीजें होती हैं। आया समझ में? अब मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए पेट्रोल। अब पेट्रोल जहां से आता है और हम तक पहुंचने में पेट्रोल जितनी भी कीमत होती है, तो वो पेट्रोल की हर स्टेट की कीमत अलग अलग होती है। ये तो आप बात मानते हैं ना? क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि हर सिटी का टैक्स अलग अलग होता है ना। उसके बाद जो हर स्टेट का जो टैक्स होता है वो अलग अलग होता है। तो यहां पर हम लोग जब वहां से यहां तक आते हैं ना, तो वो सारी चीजें दे देकर, टैक्स दे देकर हमको वो पेट्रोल इतना महंगा पड़ जाता है। चलिए, ये तो पेट्रोल की बात है। लेकिन अगर मैं मार्केट में जाकर कोई खाने की 5 रुपए का बिस्किट भी अगर मैं खरीदता हूं ना, तो उस पे भी हमारा टैक्स लगता है। वो बिस्किट का पैकेट अगर 2.5-3 रुपए का है, तो उस पे कुछ टैक्स लगेगा, उसके बाद हम लोग उसको 5 रुपए में ले पाएंगे। आया समझ में? छोटी से छोटी चीजों पे टैक्स लगता है। यहां पर हमारा कोई भी चीज हम खरीदेंगे, टैक्स लगता है। गाड़ियां भी होती हैं, उन पे भी टैक्स लगता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे भी टैक्स लगता है। तो वो चीजें जहां बनती हैं और हमारे तक जहां तक पहुंचती हैं, उस बीच के दरमियान बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको उसको क्रॉस करके आना होता है। तो ये चीजें हमको क्या हो जाती है, महंगी पड़ जाती है। इसको कहते हैं टैक्स या वेट लगना। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या होता है, साधारण ब्याज। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। साधारण ब्याज, अब देखो ये जो होता है ना, साधारण ब्याज क्या होता है, डेफिनेशन के द्वारा हम समझते हैं। साधारण ब्याज की गणना सामान्यतः केवल मूल राशि पर या मूलधन के उस भाग पर किया जाता है जिसे अभी तक अदा नहीं किया गया हो। अर्थात ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए ही दर पर लगाया जाता है, तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए, यहां से अगर इस डेफिनेशन को अगर हम पकड़ें, मतलब ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए ही एक ही दर पर, मतलब जैसे साधारण ब्याज, पता है क्यों कहते हैं? साधारण ब्याज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप लोग कोई चीज लेते हैं, थे ना, तो यहां पर या आप लोग किसी से उधार लेते हैं या कोई भी, अगर जैसे हम ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज का मतलब सीधी सी भाषा में समझे कि अगर हमारा जो मूलधन है, मतलब हमारा जो मूलधन है, उस मूलधन पर आपसे बोल दिया है कि भाई अब आप 1 साल तक जो भी आपने दर डिसाइड करी है, दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब यह होता है जैसे कि मान के चलिए कि 2%, 3%, अब ये 1 साल के अंदर आपको इसी परसेंट के अंदर मुझे पैसे देना है, तो ये होता है साधारण ब्याज। मतलब इसके अंदर में जो कहते हैं ना, जो मेरा जो दर है उसको मैं बदलूंगा नहीं, वो एक ही रहेगी, मतलब लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। आया समझ में? मतलब यहां पर कोई भी, अगर हम मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई भी चीज खरीदी है ना, तो अब मैंने कोई भी चीज खरीदी, तो अगर मैं उस पे 1 ही साल के लिए अगर मैं उसको लेता हूं, तो उस पे अगर 2% या 3% का अगर मैं ब्याज लगा रहा हूं, तो वो 1 साल तक वही दर चलती रहेगी। इसे कहते हैं साधारण ब्याज। आया समझ में?
तो यहां का साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। अब आगे देखते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है? देखिए इसके लिए हमको जरूरी होता है कि जब भी हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रिंसिपल आता है, मूलधन आता है, है ना। देखिए आपने देखा होगा इसके अंदर आपको क्या आया, P इंटू आर इंटू टी, मतलब क्या आया आपका मूलधन, और R का मतलब होता है आपका, आगे देखेंगे R का मतलब क्या होता है, T का मतलब आगे क्या होता है, वो सब देखेंगे। चलिए यहां पर होता है वह धन जो जमाकर्ता के रूप में लिया जाता है, ठीक है, या दिया जाता है। मूलधन मतलब जो जमाकर्ता के रूप में दिया जाता है या लिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। इसे P से व्यक्त किया जाता है। जैसे जो भी हम पैसा या किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं वो क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। उसके बाद यह मूलधन कहलाता है, इसे प्रिंसिपल कहा जाता है। आया समझ में? यह प्रिंसिपल क्यों कहला रहा है? क्योंकि अभी इस पे कोई ब्याज नहीं लगा है। आया समझ में? अभी जब ये ब्याज लगेगा, जुड़ेगा इसके अंदर, फिर ये क्या कहलाएगा हम आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया, मूलधन। वह धन जो जमाकर्ता के रूप में लिया जाता है या दिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। इसे प्रिंसिपल से व्यक्त किया जाता है। मूलधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज, मूलधन साधारण ब्याज इंटू 100 समय इंटू ब्याज की दर। ये होता है इसके दो फॉर्मूले। साथ साथ फॉर्मूले लिखते चलो क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है, देखिए समय। समय क्या होता है, कर्ज लिए जाने या दिए जाने में अवधि समय कहलाता है। मतलब आप अगर किसी के कर्ज ले रहे हो या किसी से कर्ज दे रहे हो, है ना, अगर हम कोई चीज फाइनेंस भी कराते हैं तो हम लोगों को क्या होता है भाई, देखो अगर आपको कोई भी चीज अगर फाइनेंस कराते हो, कार कराते हो, बाइक कराते हो, तो उसके अंदर भी ब्याज देना पड़ता है ना आपको। वो ब्याज आपका लगता है और जब आपका वो आपने जो समय डिसाइड किया है कि आप उसको 5 साल में दे दोगे, आप उसको 2 साल में दे दोगे, आप उसको 3 साल में दे दोगे, तो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर हम जितना कम समय लेते हैं, आपने कोई गाड़ी ली, आपने 1 साल के लिए उसको फाइनेंस कराई, तो आप लोगों को वो कम महंगी पड़ेगी। 2 साल में करोगे तो आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी, और 3 साल में, 4 साल में, मतलब जितने जितने आप साल बढ़ाते जाओगे, अगर ब्याज की मतलब समय बढ़ाते जाओगे तो आपका जो होगा, वो जो आपने जो यहाँ पे आपके जो गाड़ी के जो पैसे हैं वो भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है आपका समय कि आप कितना समय ले रहे हो, 2 साल ले रहे हो, 3 साल ले रहे हो, 4 साल ले रहे हो, तो ये आपका एक समय कहलाता है। इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू ब्याज की दर। ये होता है समय का फॉर्मूला। आता है अब क्या, ब्याज। ब्याज क्या होता है, मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है। देखिए मूलधन जब आपने किसी से लिया, अब आप उसको पैसे वापस दे रहे हो, तो आप लोग मान के चलिए कि आपने किसी से 1500 रुपए लिए थे, आप उसको 1500 के साथ 500 रुपए और दे रहे हो, तो जो ये 500 रुपए और दे रहे हो ना, ये आपका ब्याज। आया समझ में? तो ये होता है मूलधन के अलावा कोई पैसे एक्स्ट्रा देना, तो वो हो जाता है हमारा क्या, ब्याज। तो यहां पर वापस किया जाता है, ब्याज कहलाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। आगे आता है ब्याज दर। देखिए ब्याज और ब्याज दर में फर्क क्या है? ब्याज का मतलब तो यह है कि कुछ पैसों के अतिरिक्त पैसा देना, यह होता है ब्याज। अब दर क्या होता है? दर का मतलब यह होता है कि भाई आपने किस दर पे आपने पैसे किए हैं। जैसे आप गाड़ी लेने गए, गाड़ी पे आपका जैसे मान के चलिए कि कुछ मतलब बैंकों का कुछ ब्याज दर होती है, जितनी भी हो। फॉर एग्जांपल जैसे 4% चल रही हो, 3% चल रही हो, 7% चल रही हो, 9% चल रही हो, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो है वो जो ब्याज दर है, जो हम परसेंट की बात कर रहे हैं, 9%, 8%, तो ये है ब्याज दर। आया समझ में? तो यहां पर जो समय हो जाएगा वो 3 साल के लिए हम निर्धारित करेंगे, है ना। ब्याज का मतलब यह है कि जो हम अतिरिक्त देंगे। ब्याज दर का मतलब क्या है? ब्याज दर का मतलब कि वो कितने परसेंट पे आपसे तय हुआ है, ये होता है आपका ब्याज दर। आया समझ में? ब्याज दर का सूत्र होता है साधारण इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है? जिसको कहते हैं अमाउंट। आया समझ में? ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। ब्याज सहित मूलधन को क्या कहते हैं? हमारा मिश्रधन कहते हैं। इसे ए से व्यक्त करते हैं। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्रधन के तीनों फॉर्मूले हैं। तो यहां पर हमारा जितनी भी सारी चीजें हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा
मिश्रधन हो गया जिसको हम कहते हैं अमाउंट, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मूलधन तो हमने अभी आपको बताया कि मूलधन क्या होता है, तो यहां पर हमने आपको मूलधन बताया। मूलधन का अगर मैं आपको और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करूं तो यहां पर मान के चलिए कि जैसे आप लोग बैंक गए, बैंक में आपने पैसे जमा करे, है ना, बैंक में आपने पैसे जमा करे, पैसे जमा करने के बाद बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो वो क्या हो गया, आपके ब्याज हो गया। जब आपने अपने क्या मूलधन को ब्याज के साथ निकाला तो वो मिश्रधन हो गया। आया समझ में? तो आपको कुछ राशि जुड़ के मिली तो वो क्या हो गया, वो हमारा टोटल कितना हो गया, वो हमारा मिश्रधन हो गया, जिसको हम कहते हैं अमाउंट। आया समझ में? तो इसको हम ए से व्यक्त करते हैं। और आप लोग मूलधन मिश्रधन के अंदर कंफ्यूज मत होना। जो मूलधन होता है और मिश्रधन क्या होता है, जो मूलधन है उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल, मिश्रधन जो है जो ब्याज जुड़ के आता है वो मिश्रधन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अमाउंट। आया समझ में? ये चीज हो गई क्लियर। अब आता है सबसे बड़ा जो होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का क्या मैं साधारण से बताऊं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। क्या होना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, है ना। तो ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। तो यहां पर अगर हम इसके डेफिनेशन में पढ़ें, जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को ना देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है। काय में जोड़ दिया जाता है, मूलधन में जोड़ दिया जाता है, और प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाता है ना। प्राप्त मिश्रधन पे फिर से क्या होता है, ब्याज लगाया जाता है। तो यहां पर तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। मान के चलिए कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए, अब उसको मैं एक साल के लिए या चलिए 3 महीने के लिए मैंने उससे पैसे उधार लिए, मैं उसको जितने परसेंट मेरा तय हुआ है मैं उसको नहीं दे पाया, तो उसका 3 महीने के अंदर जितना मेरे पास जो ब्याज मेरे पास जो इकट्ठा हुआ है ना, वो उसको मैं काय में जोड़ दूंगा, उसको मैं मूलधन में जोड़ दूंगा। मूलधन मतलब क्या होता है हमारा, जो क्या कहलाता है, मूलधन मतलब मिश्रधन, मतलब हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, उसमें जोड़ दूंगा। और उसके बाद हमारे मिश्रधन पे फिर से क्या हो जाएगा, ब्याज लग जाएगा। तो मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना हमारा क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है यहां पर मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवर्ती ब्याज को हम इससे बताते हैं CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है। ब्याज की दर R से बताते हैं, और N वर्षों में कुल ब्याज की संख्या इसको बताते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आ गया हमारा कुछ फॉर्मूले यहां पर। अब देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर कोई भी चीज अगर मैं बेचता हूं तो लाभ और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। विक्रय मूल्य का मतलब बेची गई और क्रय मूल्य का मतलब खरीदी गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, और हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी भी चीज में लाभ देखना है, जैसे मैंने कोई भी चीज 1500 में खरीदी और मैंने 2000 में बेच दी, तो यहां पे लाभ हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य 1500 रुपए, तो जाहिर सी बात है। और यहां पर क्या है, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, हानि कब होगी, हानि जब होगी कि मैं 1500 में खरीदूंगा और 1200 में बेच दूंगा, तो हानि हो जाएगी। तो यहां पर हानि हो गई, तो क्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपए, तो हानि हो गई 300 रुपए की। अब उसके बाद होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अगर जो भी लाभ हुआ है, मान के चलिए कि मैंने क्रय मूल्य कितने में था, क्रय मूल्य था 1500 रुपए, ठीक है, क्रय मूल्य था 1500 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 2000 रुपए, ठीक है। तो लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ मुझे 500 रुपए का हुआ ना। अब इस लाभ मतलब ये तो 500 रुपए, ये तो रुपए में हुआ, पर प्रतिशत कैसे होगा, तो प्रतिशत में क्या करूंगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दूंगा। कैसे, 500 बटा क्रय मूल्य 1500 इंटू 100, तो 20 से 20 चली गई, है ना। उसके बाद आप यहां पे कर दो 500 बटा 15। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे आपका जो भी आंसर आए वो आपका प्रतिशत में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे यहां पे हो जाएगा 5 दाम 50, 5 या 15, तो 10 बटा 3। आप इसको और सॉल्व कर लो, तो यहां पे जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रतिशत में हो जाएगा। तो यहां पर उतनी प्रतिशत आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। और हानि में वे सेम ये करेंगे। मान के चलिए कि आपने 2000 की लिया और आपने बेचा कितने में, 1500 में, तो आपको हानि कितनी हो गई, हानि इतने की होगी। तो हानि का भी सेम फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला हानि का,
500 रुपए की हानि हुई और क्या प्रतिशत हानि हुई ये आपने देखा ही है यहाँ पर प्रतिशत में। तो आप लोग उसको डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड करने के बाद आपका जो पॉइंट में आएगा तो यहाँ पर उसका 9 दशमलव कुछ प्रतिशत आपको हानि हो जाएगी। तो ये लाभ है, ये हानि है, और ये लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब देखिए मान के चलिए कि यहां पर आपको कोई भी चीज क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहां पर एक हानि का दिया है, एक लाभ का दिया है, और यहां पर भी क्रय मूल्य दिया है, एक लाभ का दिया और हानि का दिया है। मतलब यहां पर अगर कोई भी चीज अगर मैं खरीदता हूं, है ना, मतलब अगर कोई चीज अगर मैं खरीदता हूं तो मेरे को अगर वो हानि हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य क्या था। अगर कोई चीज मैं खरीदता हूं तो अगर मुझे उस पर लाभ हुआ है तो वो मैंने चीज कितने की बेची, ये आया। क्रय मूल्य का मतलब ये है कि अगर कोई चीज मैंने बेच दी, है ना, कोई चीज मैंने खरीदी और मैंने उसको लाभ में बेच दी, तो मैंने उसको खरीदे में कितने की थी। मतलब अगर कोई चीज वस्तु मैंने, जैसे ध्यान से समझिएगा, इस वाले और इस वाले को ध्यान से समझिएगा। कोई चीज मैंने बेच दी, मान के चलिए मैंने साइकिल 500 रुपए के लाभ में बेच दी, मैंने साइकिल 500 रुपए के लाभ में बेच दी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, मैंने उसको खरीदी कितने में थी, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कोई चीज मैंने 1000 रुपए हानि में बेच दी, 1000 रुपए हानि में बेच दी, तो वो मैंने खरीदी कितने में थी, तो ये हो गया हानि प्रतिशत। ऐसे ही यहां पर दोनों के लिए विक्रय मूल्य के लिए आ जाएगा। दोनों के लिए सूत्र अलग अलग है, सारी चीजें। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है यहां पर ये खत्म होता है, और उसके बाद हमने यहां पर ये देखा काफी सारी चीजों का हमने अपने प्रैक्टिकल में नॉलेज में लिया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमने ये क्वेश्चन में हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जितने सारे एग्जाम्पल्स है ना वो सब हमारे काम में आते हैं। वो सारी चीजें हम लोग देखते ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे आसपास भटकती ही रहती हैं, है ना। वैसे आप लोगों को पता नहीं था, हम लोगों को पता था आजकल डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता था, जो हम लोगों ने अभी बट्टे की बात करी, डिस्काउंट वही होता है क्या प्रतिशत में डिस्काउंट मिला या वो डिस्काउंट किस रुपए में मिला। वहां पर हम लोग ने जो बट्टे की बात करी वहां पर, क्योंकि अब बट्टा तो कोई जानता नहीं था, लेकिन अब डिस्काउंट अगर वो शब्द हो गया है तो हम लोग डिस्काउंट ही बोलते हैं। मैंने बोला ना चीजें आपको पता है, लेकिन अगर हम उससे एक बार रूबरू हो जाएं तो वो चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। चलिए, मैग्नेट ब्रेन जो अपनी क्वालिटी की वजह से जाना जाता है, 100% फ्री एजुकेशन और अपनी क्वालिटी की वजह से जाना जाता है, जो कि आपके सामने है। यहां पर आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो चैनल है वो हमारी हाई क्वालिटी एजुकेशन की वजह से जाना जाता है। यहां पर आप देख ही सकते हैं कि यहां पर आप लोग हमसे YouTube के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए और आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर यहां पर आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो देखने के लिए ना तो कोई आपको इसको कुछ खरीदना है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना है, ना आपको कोई कूपन कोड लेना है। यहां पर आपको 100% फ्री आपको एजुकेशन मिलने वाला है। आप लोग हमसे ट्विटर के माध्यम से, एफबी के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, है ना, इन सब माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि हमारे टॉप कोर्सेज हैं। सीबीएसई आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। उसके बाद आपको एनटीएससी मिलेगा, ओलंपियाड मिलेगा, सीयूईटी, आईआईटी जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश मिलेगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप क्लैप, सारी चीजें आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, जिसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना है। तो बस अगर आपके बड़े भाई बहन हैं जो अगर इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो आपके 8, 9, 10, 11, 12 में, तो आप उनको इसके बारे में बताइए। मतलब आपको बस ये बताना है कि मैग्नेट ब्रेन जो है वो 100% फ्री एजुकेशन देता है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन यहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन के साथ हमारे चैनल को देखते रहिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।